नमस्कार एवरीवन। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई चल रहा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। कुछ ही दिन बचे हुए हैं दोस्त, एक महीना के आसपास है। स्टडी हार्ड यार, रोज रोज एक ही बात तो नहीं बोलेंगे, बट डू स्टडी हार्ड। इससे क्या होगा बाबू, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यू हैव द थिंग विच इज़ नीडेड फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, आपके अभी प्रिपरेशन में होगा, एंग्जाइटी थोड़ी बहुत होगी, आपको लगेगा कि तैयारी कुछ नहीं है, ये भूल रहे हैं वो भूल रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ शो करेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं। जो सीरियस नहीं है उसके साथ ये नहीं हो रहा होगा दोस्त। तो ये सब होना, अप्स एंड डाउन्स लाइफ का फेज़ है दोस्त, है ना। अप एंड डाउन इज़ द फेज़ ऑफ ए लाइफ। इस तरह का प्रिपरेशन होगा। पढ़े हो ना, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, इस तरह का गांधीयन फिलॉसफी वाला जो कहानी था, गांधी जी के सत्याग्रह का मोटिव ऐसा ही था। अब ये बना दिए हैं तो यहीं से आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। इस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को लैम्डा कहते हैं, जो कि वेवलेंथ है, या फिर इसी चीज़ को यहाँ से अगर देखो तो इसको लैम्डा कहते हैं। दो टॉप मोस्ट पॉइंट या फिर दो बॉटम मोस्ट पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लैम्डा यानी वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, या एंगस्ट्रॉम होगी या नैनोमीटर होगी, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये सब हम देख चुके हैं। फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है। अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। परफेक्टली फाइन। इससे आगे हम बढ़ते हैं और आगे की चीज़ को हम देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या से क्वेश्चन ले रखे हैं। एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको दोस्त कि लेट मी सी, कल मैंने वो बताया था क्या आपको। ठीक है, ओके, परफेक्टली फाइन। हाँ, तो अगला चीज़ जो हम बताना चाहेंगे दोस्त, लेट अस से मैं एक पानी का मॉलिक्यूल लेता हूँ। पानी इस कंटेनर में भरा हुआ है, दिस इज पानी। ये कंटेनर है, ये पानी है। ठीक है, तो ये जो पानी के दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको मैंने आपको ऊपर बताया था कि सॉलिड्स के दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड, फिर गैसेस में। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल मतलब पानी पानी का मॉलिक्यूल या ऑयल ऑयल का मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। को मतलब सिमिलर टाइप का। एक होता है एडहेसिव फोर्स, मतलब वो वाला मॉलिक्यूल समझो भाई, जो यहाँ का पानी का और यहाँ का सरफेस का, इस मटेरियल का मॉलिक्यूल होगा। तो दो ये सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं देखना चाहूँ तो उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। कैसा फोर्स कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। ठीक है, बस ये मुझको आपको बताना था। नाउ लेट अस सी, एक चीज़ देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इससे? सबसे पहले तो ये इसको g से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूंकि ये एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नॉर्मली इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। दिस इज द एक्सेलरेशन। ये कैसा एक्सेलरेशन है? जो कॉज किया जा रहा है धरती के द्वारा, अर्थ के द्वारा ये एक्सेलरेशन कॉज किया जा रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आता है, इसी को तो ग्रेविटी कहते हैं, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो इसकी जो वैल्यू है दोस्त, ये है g मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये अगर नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, जो हम रिजल्ट्स ड्रॉ करेंगे वो आपको याद रहना चाहिए। तो आइडियली जब आप अर्थ ड्रॉ करते हो मेरे दोस्त, तो आप पाते हो कि अर्थ जो है इक्वेटर पे ज़्यादा डिस्टेंस है और पोल्स पे कम डिस्टेंस है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ अर्थ एट इट्स पोल, मतलब अर्थ का रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है और पोल पे कम है ना। तो देखो मेरे दोस्त, आपको पता है g एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहना ही है।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो चूंकि इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा है, पोल पे कम है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल। तो एक रिजल्ट तो ये ड्रॉ कर दिया कि क्या ड्रॉ किया, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना है। दूसरा चीज़ देखते हैं दोस्त, ये एक ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्सेस रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब रेडियस का, डिस्टेंस का। ये शो कर रहा अर्थ का सेंटर। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे हूँ, मतलब यहाँ कहीं हूँ, ये अर्थ का सेंटर है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 0 हो जानी है। जैसे 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 मैं इससे बाहर निकलूँगा, यहाँ से मैं अज्यूम करो यहाँ निकल रहा हूँ, यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, तुमको समझ में आएगा। यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ना चालू होगा। एक पॉइंट आएगा जब मैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हूँ, अर्थ के सरफेस पे हूँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही मैं धरती से ऊपर जाने लगूंगा, इससे मैं और ऊपर की ओर जाऊंगा और ऊपर की ओर जाऊंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस ग्राफ को देखो मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूं जब मैं धरती के सेंटर पे हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम है। धरती के सेंटर पे जब हम हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मेरे दोस्त वो कम है। अच्छा, ये तो दिखेगा ही नहीं, कोई बात नहीं, इसका कलर चेंज करें, आज हो जाएगा। अच्छा, ये कलर लें, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे 0 है, जी की वैल्यू जो है वो 0 है। जैसे जैसे मैं धरती के सेंटर से टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ आता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं धरती से ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कम होते जाएगा, यहाँ पे और कम होते जाएगा। ऊपर जाते जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएगा। ठीक बात है, ये हमने एक पढ़ लिया। एक और देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कुछ रिजल्ट होता है, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। मतलब जैसे जैसे अर्थ का रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है ये देखते हैं। अर्थ अगर ज़्यादा जोर से रोटेट करने लगेगा और तेज़ी से रोटेट करने लगेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लगेगा। दिस इज द डिपेंडेंसी ऑन रोटेशन ऑफ अर्थ। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चंस। कह रहा which of the following statement regarding acceleration due to gravity is are incorrect? It depends on the mass. It depends on the mass of the object. जिस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं किसी बॉल को फेंक रहा हूँ और किसी एक फुटबॉल को फेंक रहा हूँ या किसी कार को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो दोनों में क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा? नहीं, इस पे भी जी ही लगेगा, इस पे भी जी ही लगेगा। इस पे भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, इस पे भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगना है। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं इसमें। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, हमको गलत ही निकालना है, तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, दूसरा देखो, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। हाँ, ये तो ठीक बात बता रहे हैं आप कि हम पढ़ें कि ऐसा कर्व होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, जैसे जैसे अर्थ से हम दूरी पे जाते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाएगा। तो ये बात तो ठीक है, दिस इज ट्रू, सो दिस इज नॉट माई आंसर, नॉट एप्लीकेबल ही है, दिस इज नॉट माई आंसर। कह रहा है इट इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। अभी मैं देखता हूँ, जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। रेडियस ऑफ इक्वेटर कम है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज़्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ज़्यादा है, तो ये वाला वैल्यू कम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। तो इट विल बी मैक्सिमम एट पोल नॉट इक्वेटर। तो ये बात गलत है और हमको गलत ही चुनना है, तो दिस हैज़ टू बी माई आंसर। कह रहा है मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। मोर देन वन ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। कौन कौन से इनकरेक्ट है? ए इनकरेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। ठीक बात है, बी सही है। देखिए आंसर क्या लिखा है, ए और सी। ठीक है, एक बार ये स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा है दोस्त, जब भी सवाल बनाएंगे करेक्ट इनकरेक्ट को ऐसे घेरा कर देंगे। अगर इनकरेक्ट पूछ रहा होगा तो इनकरेक्ट को ऐसे घेरा कर देंगे बाबू, नहीं तो जाना हुआ सवाल भी गलत करके आ जाओगे, बड़ी दिक्कत होगा।
कह रहा वेक्टर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एकदम सही बात कह रहा, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, देयरफॉर दिस इज नॉट माय आंसर। Electric current has both magnitude and direction associated with it. This is also true statement, therefore this is not my answer. Despite of having both magnitude and current and direction associated, it is a scalar quantity. Atmospheric pressure is a vector quantity. जब हम pressure पढ़ा रहे थे आपको, pressure is equal to force upon area. कोई भी pressure हो वो कैसा होगा, scalar quantity होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हेंस दिस इज माय आंसर। मोर देन वन नहीं, सी हैज टू बी माय आंसर। लेट अस सी वेदर वी हैव द आंसर फॉर दिस और नॉट। नहीं है, बट सी इज द आंसर फॉर दिस। परफेक्टली फाइन। लेट अस सी क्या सवाल, किस चीज़ से रिलेटेड सवाल है। अच्छा, ये सवाल देख लेते हैं। ओके, आजा दोस्त। कह रहा है व्हेन साउंड वेव ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, व्हेन साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव, द पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम द सोर्स टू लिसनर। कह रहा है जब साउंड ट्रैवल करता है, कल हमने इस पे चर्चा करी थी, तो मैंने आपको बताया था कैसा वेव है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सनलाइट कैसा वेव है, सन से जो किरणें आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। दिस इज सेम एज क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव में इस तरह से होता है, साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस तरह से होता है। इसमें जब हम फर्दर डेल्व किए थे, अंदर गए थे इसके, तो हम बताए थे इसका पार्टिकल जो है अपने मीन पोजीशन पे घूमता रहता है और दूसरे वाले पार्टिकल को जाके वाइब्रेट करेगा, फिर ये अपने मीन पोजीशन पे मूव करेगा और यहाँ पे जो पार्टिकल है उसको वाइब्रेट कर देगा। सिमिलरली ये वाइब्रेट कर करके एनर्जी पास करेगा, लेकिन अपना मीन पोजीशन नहीं छोड़ता, यहीं रहता है, अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाके रुकता नहीं है। तो ये कह रहा है पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव फ्रॉम सोर्स टू लिसनर। ये बात तो गलत है ना दोस्त। पार्टिकल ऑफ मीडियम इज, इट रिमेन्स एट इट्स मीन पोजीशन, remains at its mean position। कल हम इस पे बात कर चुके हैं। फिर कह रहा है पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिमेन्स स्टेशनरी। ये भी ठीक बात नहीं लग रहा है दोस्त। इट डज नॉट रिमेन स्टेशनरी, इट रिमेन्स एट इट्स मीन पोजिशन एंड वाइब्रेट्स एंड पास ऑन द एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। कह रहा है पार्टिकल ऑफ मीडियम स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अपॉन अप एंड डाउन। यार ये अप एंड डाउन वाइब्रेट नहीं करता है ना, ये तो इस तरह से वाइब्रेट करता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। The particle of medium transfer energy without leaving their mean position. This is the most appropriate answer. इसी के बेसिस पे मैंने तुमको बताया था कि सॉलिड में वेलोसिटी ज़्यादा होती है साउंड की, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। इसका एक्सप्लेनेशन कल हम कर चुके थे, लेकिन फिर भी अगर जिनको याद नहीं है उनको याद करा देते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे पता करते थे कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जाके पटरी में कान लगाते थे और उसमें देखते थे कि एक ट्रेन के आने की आवाज़ आ रही है, वाइब्रेशन पहुंच रहा है उन तक, तो मतलब ट्रेन आ रही है। हवा से उनको सुनाई नहीं देता था, जो कि सही भी बात है। वो लोग थोड़े साइंटिफिक लोग थे, उनको पता था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड रादर देन गैस। ठीक है, गैस में तो सबसे लेट हो रहा है ना, सॉलिड में फास्टेस्ट है, गैस में स्लोएस्ट है। ये वाली बात हो गई है। अब अगला सवाल देखते हैं, कुछ लिया है क्या। परफेक्टली फाइन। अगला सवाल लिया है दोस्त। सबसे पहले तो तुमको होमवर्क नंबर 1 फॉर द डे, कमेंट डाउन द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड जूल। एक कैलोरी में कितना जूल होता है, एक्स जूल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस यू हैव टू कमेंट डाउन। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना वॉट, कमेंट डाउन। व्हाट इज वाई, वाई क्या है। ठीक है, ये दो चीज कमेंट डाउन करो यार। ठीक है, परफेक्टली फाइन। इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक बार सवाल आया था, यूनिट हॉर्स पावर दे रखा था और हमको सब आता था, पूरा प्रोसेस आता था, लेकिन हम वो सवाल नहीं कर पाए क्योंकि हमको 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है यही नहीं याद था। उसके बाद से ये हम कभी भूल भी नहीं किए। चलो बढ़िया। हाँ, तो अब देखो दोस्त, कैलोरीमेट्री वाला चीज़ हम तुमको बता दिए थे कि कैसे
वाई इज बॉइलिंग वाटर लेस डेंजरस देन स्टीम। ये कल हम चर्चा कर दिए थे। क्यों? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, एडिशनल अपार्ट फ्रॉम अदर। इसमें अगर x जूल एनर्जी है तो इसमें x प्लस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन Q इज इक्वल टू एम एल, और नॉर्मल जब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। कभी आएगा नहीं बीपीएससी में, बट जान जाइए, कोई बात नहीं है। अब इसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक कैलोरी होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इन दोनों यूनिट के बीच में क्या रिलेशन है? दिस इज द क्वेश्चन विच पर्टेन्स टू द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड फ़ारेनहाइट। लिखा हुआ भी है बट हम तुमको फिर से बता दे रहे हैं। कैलोरी बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32/9। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड फ़ारेनहाइट। तो फिर एट व्हाट टेम्परेचर, फिर पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाना है। किस टेम्परेचर पे जो वैल्यू कैलोरी में है वही वैल्यू फ़ारेनहाइट में आएगा। तो इसका आंसर अभी तक याद हो चुका होगा तुम लोगों को, -40 डिग्रीज पे ऐसा होता है। लेट अस कैलकुलेट दिस। -40/5 LHS is equal to -40/5 which is equal to -8 RHS -40 -32/9 this is equal to -72/9 which is equal to -8। therefore LHS is equal to RHS। मतलब -40 डिग्री पे जो है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला स्केल जो है सेम रीडिंग देगा, ठीक है। वही सवाल था, आंसर इसका -40 होना है। अब कहोगे अचानक से सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, इस पे क्यों आ गए आप, अचानक से सुपर कंडक्टिविटी क्यों बताने लगे? तो मेरे दोस्त, सुपर कंडक्टिविटी हम इसलिए तुमको बताना चाह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ साइंटिस्ट हैं, पर आई डोंट रिमेंबर द कंट्री, शायद साउथ कोरिया के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्लेम करा है कि उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी को एट रूम टेम्परेचर अटेन कर लिया है। अब दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट क्लेम, और अगर ऐसा है तो उनको श्योर शॉट नोबेल प्राइज मिल जाएगा अगर उन्होंने सही में कर लिया है। आई गेस साउथ कोरियन साइंटिस्ट हैं वो लोग। कलम बदल लें, कलम में मज़ा नहीं आ रहा है, काला कलम इज़ गुड कलम। साउथ कोरियन साइंटिस्ट हैं, दो साउथ कोरियन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लेम कर रहा है कि दे हैव डेवलप्ड सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ एट रूम टेम्परेचर। कह रहे हैं कि सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने क्या करी हैं, रूम टेम्परेचर पे अटेन कर ली हैं। और हम कह रहे हैं कि ये इतना तूफानी अचीवमेंट हो जाएगा कि इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। इसका मतलब सुपर कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे इतनी आसानी से अटेन होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले लेट अस सी व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। अभी तक हमने पढ़ा था कंडक्टर्स, पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कंडक्टर में कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या हीट कंडक्ट करता है। इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है? रेजिस्टेंस एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इस वाले ऑब्जेक्ट की। रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। उसमें V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। I क्या है? करंट है, इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर वाला करंट वाला जो है एक वन ऑफ द 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ है। R क्या है? R रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया होता है। रो क्या है? रजिस्टिविटी है। रो की यूनिट क्या होती है? रो की यूनिट होती है, नहीं याद है हमको, तो हम कैसे निकालेंगे? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देयरफॉर रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यानी ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। ठीक बात है, इतनी बात हमने कर रखी है। अब सुपर कंडक्टिविटी से हम यहाँ डेविएट हो गए, कोई बात नहीं, हम यहाँ आ जाते हैं। सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसा स्टेट है जहाँ रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है। एक डेफिनेशन, एक चीज़ में अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो सुपर कंडक्टिविटी इज सच प्रॉपर्टी इन विच रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट इज जीरो। और सुपर कंडक्टिविटी मेरे दोस्त, किसी को भी तुम सबसे पहले तो ये बात हम अज्यूम कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट सब सब्सटेंस को तुम सुपर कंडक्टर बना सकते हो, लेकिन किस टेम्परेचर पे बना सकते हो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो टेम्परेचर अटेन करना डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ही बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको अटेन करते हैं, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, if I am writing it correctly, Hc is equal to H naught 1 minus T by
टी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था, भूल गए, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है, वो दिन हो गया पढ़े हुए। क्रिटिकल टेम्परेचर पे करते हैं। तो सबसे पहला सब्सटेंस जिसको हमने सुपर कंडक्टिविटी अटेन करवाया वॉज Hg, मर्क्यूरी। किस टेम्परेचर पे मेरे दोस्त? द टेम्परेचर वॉज -270 डिग्री। इस टेम्परेचर पे हमने इसको, द फर्स्ट मटेरियल टू हैव बीन डिस्कवर्ड टू शो सुपर कंडक्टिविटी वॉज मर्क्यूरी। देयरफॉर सुपर कंडक्टिविटी किस टेम्परेचर पे अटेन होता है? बहुत ही लो टेम्परेचर पे। तो इस चीज़ को नोट कर लेते हैं हम लोग कि सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज एट रूम टेम्परेचर under normal pressure is difficult to attain. डिफिकल्ट क्या? वेरी डिफिकल्ट टू अटेन। ये बात समझ में आ गई? तो जो ये बच्चे क्लेम कर रहे हैं, जो भी ये साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है वो तो टाइम विल टेल। और ऐसा नहीं है कि इस तरह का क्लेम पहली बार किया जा रहा है, इस तरह का क्लेम बहुत पहले भी लोग कर चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट टू नोटिस क्या? इट इज अटेन्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, माइनस में जाता है, एब्सोल्यूट जीरो के आसपास अगर हम कह पाएँ तो। एंड दूसरा चीज़ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टिविटी? यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स हम कहाँ करते हैं? व्हाट आर द यूज़ ऑफ सुपर कंडक्टर्स? तो मेरे दोस्त, दो इंपॉर्टेंट यूज़ मैं तुमको बता रहा हूँ। एक तो MRI स्कैन मशीन जो होती है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा है मैगलेव ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। कुछ ट्रेन्स को आपने देखा होगा पटरी से ऊपर चलता है, फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है ऐसे ट्रेन्स में, है ना। लाइट जला दो, अगर पटरी है तो इससे ऊपर चलेगा, इसका चकवा जो है इसमें टचे नहीं होगा। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। एक चीज़ चूँकि उसने आपसे सीबैक इफेक्ट और ये सब पिछले साल पूछ रखा था, तो एक होता है मीजनर इफेक्ट। क्या होता है नहीं जानना है, बट मीजनर इफेक्ट अगर सवाल आ जाए, मीजनर इफेक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? दिस इफेक्ट इज रिलेटेड टू सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, बट ठीक है, कोई बात वाली बात नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मीजनर इफेक्ट इज रिलेटेड टू सुपर कंडक्टिविटी। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर। ठीक बात हो गई। सुपर कंडक्टिविटी में इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बताने के लिए काबिल हूँ, और परीक्षा में आएगा भी नहीं, तो बता के करेंगे क्या। अगला सवाल, अच्छा हाइड्रोजन बम वाला सवाल है, चलो यही पढ़ लेते हैं। फिशन वर्सेस फ्यूजन। कुछ नहीं, हमको ये भी नहीं करता, ये टॉपिक हमको बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन देखो हम कितना जानते हैं। फ्यूजन मतलब कह रहा है दो चीज़ मिल जाएगा, दो चीज़ मिल जाएगा। चीज़ ठीक लिख रहे हैं, चौ से होता है ना, दो चीज़ मिल जाएगा। दिस इज फ्यूजन। फ्यूजन मतलब यू आर एडिंग समथिंग। फिशन जो होता है, वन बिग थिंग इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉल थिंग्स। फिशन जो है मेरे दोस्त, न्यूक्लियर फिशन, नाम ही है इसका, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम ही ऐसा है। तो कौन इसको करवाएगा? विच प्रॉपर्टी, विच पार्ट ऑफ द एटम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन? तो न्यूक्लियस will be responsible. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स टू बी स्पेसिफिक। न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स से आप बॉम्बार्ड करोगे किसी भी चीज़ को। नॉर्मली किसको करते हो? यूरेनियम 235 को करते हो आप। ये एक एलिमेंट है, इसको बॉम्बार्ड करोगे, दिस विल फ्रेगमेंट इनटू टू एलिमेंट्स, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा और फिर से एक न्यूट्रॉन पैदा कर देगा। आइडियली बताते हैं, समझ गए? फिजन समझ गए? यूरेनियम 235 दो मेटल एक्स और वाई में बनेगा, ठीक है। और इससे अमूमन 3 न्यूट्रॉन्स और मिलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जाके फर्दर 3 यूरेनियम 235 को करेंगे, इस तरह से एक चेन रिएक्शन सा बन जाता है। फ्यूजन क्या होता है मेरे दोस्त? फ्यूजन सबसे पहले तो कहाँ यूज होता है? सन में फ्यूजन होता है। फ्यूजन में दो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलके एक बड़ा एलिमेंट बना देते हैं। इसमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है,
प्लस एनर्जी, यहाँ भी प्लस एनर्जी ऑब्वियसली, यहाँ पे E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से एनर्जी हम निकालते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे एनर्जी, यहाँ से भी वही फॉर्मूला लगा के एनर्जी निकालते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी किस में मिलता है? फ्यूजन में। लेकिन फ्यूजन इतना हाई टेम्परेचर पे होता है कि उतना टेम्परेचर को हमको बनाने के लिए ही जितना एनर्जी देना पड़ता है, उतना टेम्परेचर को अटेन करने के लिए रूम आर्टिफिशियल तरीके से अटेन करने के लिए जो हमको एनर्जी देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हम इनपुट में देते हैं, आउटपुट एनर्जी उतना मिलता नहीं है, इसलिए ये कमर्शियली वाइबल अभी तक नहीं हो रखा है। फिशन रिएक्शन में उतना टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो हमको बताना क्यों है, हम क्यों ये बात बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं मेरे दोस्त कि यूरेनियम 235 जो है इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर आइसोटोप। यूरेनियम 235 is an extremely rare isotope. नॉर्मली जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स होते हैं वो यूरेनियम 238 होते हैं। दिस इज द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप क्या होता है केमिस्ट्री वाले सर ने आपको बता रखा है, मैंने देखा है, तो आप हमसे इस बात की उम्मीद मत कीजिए कि हम ये आपको वापस से बताएंगे। एंड दिस यूरेनियम 238 इज नॉट फिशनेबल। इस पे आप न्यूक्लियर फिजन नहीं करवा सकते हैं। अब यूरेनियम 235 पे न्यूक्लियर फिशन करवाएंगे। अब कोई भी न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, उससे हम एनर्जी लेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे या बॉम्ब बनाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हम कितना एनरिचमेंट किए हैं। सो द की वर्ड ओवर हेयर इज एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या होता है छोड़ देते हैं, नहीं जानते हैं। एनरिचमेंट अगर कम करवाए, अगर हम इसका एनरिचमेंट कम करवाएं, कितना 3 to 4%, तो यहां से हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज कर रहे हैं उसको। अगर मैंने एनरिचमेंट ज़्यादा करवाया, अगर एनरिचमेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 90% के आसपास है, तो मैं उसका यूज कर रहा हूं फिशन बॉम्ब्स में। ठीक है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेट अस सी, कह रहा है द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन एच। भारी एलिमेंट या हल्का एलिमेंट, 1H1, 1H2, 1H3, ये सब आइसोटोप्स हैं। तो हल्का एलिमेंट क्या करेगा, फिजन कर पाएगा क्या? अभी बताए, फिजन करने के लिए बड़ा एलिमेंट चाहिए जो कि 2 छोटे पार्ट में डिवाइड करेगा। कब? जब इस पर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करेंगे और अमूमन 3 न्यूट्रॉन साथ में छोड़ेगा। तो फिशन तो होने से रहा मेरे दोस्त, काट दो। फ्यूजन हो सकता है, बॉम्ब है, कंट्रोल फ्यूजन होगा बॉम्ब में या अनकंट्रोल फ्यूजन होगा बॉम्ब में? कॉमन सेंस कहता है अनकंट्रोल फ्यूजन होगा। एटम बॉम्ब जो है मेरे दोस्त, एटम बॉम्ब इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिशन नॉट फ्यूजन। हाइड्रोजन बम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूजन नॉट फिशन। ठीक है, और बॉम्ब है तो कंट्रोल तो होने का सवाल ही नहीं है, अनकंट्रोल्ड है। एक न्यूक्लियर फिशन में जो ये एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे अटैक कर रहा है, 2 एलिमेंट बन रहे हैं, प्लस अमूमन 3, ऑन एन एवरेज 3 फर्दर न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। इतनी कहानी हो रखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज यूरेनियम 235 डज नॉट अकर नेचुरली, और इवन इफ इट अकर्स इट इज वेरी रेयर। विच वन इज द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ यूरेनियम? यूरेनियम 238। ठीक है, जो कॉमनली पाया जाता है, लेकिन वो फिशनेबल होता नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 फॉर यू। जब हाइड्रोजन का बात कर ही रहे हैं, हाइड्रोजन का बात किया ना, हाइड्रोजन बम बतवाए, तो तुमको बताना है SIGHT। व्हाट इज दिस? साइट प्रोग्राम। दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू। व्हाट इज साइट प्रोग्राम रिलेटेड टू? साइट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, ये चीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बताएंगे, कमेंट डाउन करेंगे। हैव वी टेकन एनी मोर क्वेश्चन? अच्छा, वी हैवंट टेकन एनी मोर क्वेश्चन। वेरी गुड यार, आज तो जल्दी ख़त्म कर दिया मैंने। आज पढ़ाया नहीं तुम लोगों को कुछ मैंने, क्या? कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ाया कोई बात नहीं, जान जाओ, एक चीज़ जान लो, आए हो तो तुमको खाली हाथ नहीं भेजेंगे, कुछ नया चीज़ सिखा के भेजेगा मैं तुमको। चंद्रयान 3, देयर आर वेरी मच चांसेस कि चंद्रयान 3 पहला
वो नहीं बने सॉफ्ट लैंड करने वाला अभी एशिया का। रशिया ने एक लूनर मिशन छोड़ दिया है जिसको लूना 25 कहते हैं आई गेस। द मिशन इज लूना 25। किसका मिशन है? रशिया का मिशन है। करंट अफेयर से बता दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ मिशन ऑफ रशिया, दिस इज अ मिशन ऑफ इसरो। ये शायद अगस्त 23 के आसपास गिरने वाला। हम 19 तारीख है दोस्त, देख लो 19 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमको लगता है अगस्त 21 के आसपास, जब तक ये वीडियो आपके पास आएगा तब तक लूना शायद पहुंच चुका हो लूनर सरफेस पे। द डिफरेंस बिटवीन लूना 25 एंड चंद्रयान 3 इज लूना डज नॉट हैव अ रोवर। इसके पास रोवर नहीं है। रोवर क्या होता है? जो बच्चे दक्ष बैच में हैं उनको सारी चीज़ पता है। इस बंदे के पास, चंद्रयान 3 के पास, लैंडर प्लस रोवर दोनों है, ठीक। ऑर्बिटर नहीं है, ऑर्बिटर ये चंद्रयान 2 का ही यूज करेगा, ठीक है। लैंडर, ऑर्बिटर तो आपको पता है कि अगर ये चंद्रमा है, इसके चारों तरफ घूमेगा, इसको ऑर्बिट करेगा, इसको ऑर्बिटर कहते हैं। चंद्रमा के सरफेस पे अगर जाके खाली खड़ा रहे तो उसको लैंडर, और उसी में चक्का लगा रहे, वो घूमे वहाँ पे जाके तो रोवर, ठीक है। सरल शब्दों में ये कहानी है। सिमिलरली देयर इज आदित्य L1। क्या है ये? लेग्रांजे 1। L स्टैंड फॉर लेग्रांजे 1। ये कौन सा कहानी है? ये सन मिशन है, सन का मिशन है। सन के कोरोना वोरोना को स्टडी करने का, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये सब को स्टडी करने का मिशन है। होमवर्क नंबर 3 फॉर यू। इंडिया का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बीन मेड? इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनेला है, ठीक है। एट विच प्लेस, कहाँ? तो ये 4 सवाल हैं। एक तो XY की वैल्यू, दूसरा साइट क्या है, तीसरा 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बना है। ये 3 सवाल के साथ हम आपको छोड़ रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि ये कमेंट कीजिएगा, और ये जब तक आप कमेंट कीजिएगा हम कमेंट देख नहीं लेंगे, हम अगला वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं नहीं दोस्त, ठीक है। इस 3 वीडियो से आपको काम चलाना पड़ेगा। बाय फॉर द डे, टेक केयर, स्टडी वेल। मिलते हैं कभी और कहीं और।